अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से ज़िंदगी सच लाइव क्लिनिक है। लाइव क्लिनिक हम लोग इस प्रोग्राम को इसलिए बोलते हैं कि हम लोग आप लोग की खिदमत में लाइव हाज़िर होते हैं और साथ साथ हमारे साथ पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हाज़िर होते हैं और हम लोग बात करते हैं वो मौज़ूआत जो आपकी सेहत से जुड़े हुए हैं, बीमारियों से जुड़े हुए हैं, बीमारियों के बचाव से जुड़े हुए हैं, बीमारियों की मैनेजमेंट के बारे में बात की जाती है। हमारे प्रोग्राम का एक असल मोटो जो है वो ये है कि जितनी ज़्यादा हम पाकिस्तान में हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस बढ़ा सकें ताकि बीमारियों के बचाव पे बात की जा सके, उस पे फोकस किया जा सके। क्योंकि जितना हम लोग फोकस करेंगे बीमारियों के बचाव पे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि लोगों की सफरिंग, लोगों के जो ख़र्चा होता है इलाज मुआलजे में उसमें कमी आएगी। हमारे गवर्नमेंट के ऊपर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही होती है उसके बर्डन में कमी आएगी। तमाम ये चीज़ें जो हैं उस वक्त मुमकिन हो सकती हैं जब हम लोग फोकस करेंगे प्रिवेंशन पे। पूरी दुनिया जो है वो प्रिवेंशन पे काम कर रही है, लेकिन हमारे मुल्क में थोड़ा सा प्रिवेंशन का डिपार्टमेंट, जो पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट है, वो कमज़ोर है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस जितनी बढ़ाई जा सके इस प्रोग्राम के ज़रिए हम बढ़ा सकें। हमारा फेसबुक का पेज है सेहत ज़िंदगी के नाम से, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जान सकेंगे कि किस दिन किस डॉक्टर ने किस मौजू पर बात करनी है, तो उसको लाइक करें और उसको फॉलो भी करें। और हमारे स्टूडियो का नंबर है 0512321200। आप कॉल कर सकते हैं लाइव और सवाल पूछ सकते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैदे जिगर की बीमारियों के सिलसिले में, और हम लोग खाने मुख्तलिफ जो हम लोगों के खाने इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मुख्तलिफ जो मैदे की पेट की बदहज़मी है, सीने की जलन है, पेट में मरोड़ पड़ना, हमारे डायरिया है, लूज़ मोशन है, कॉन्स्टिपेशन है, इन तमाम चीज़ों पे इंशाल्लाह हम लोग गुफ्तगू करेंगे। कोई आपका सवाल है कॉल करें और अपना सवाल पूछें। डॉक्टर मोहम्मद नसीर हमारे से यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं एंड हेपेटोलॉजिस्ट भी हैं डॉक्टर साहब, और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से इस मौजू पर बात रहेगी। डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि वो आएँ हमारे स्टूडियो में और इस मौजू पर गुफ्तगू करें ताकि लोगों की जो अवेयरनेस है, जानकारी है, उसमें इजाफा किया जा सके। चलते हैं डॉक्टर साहब की तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, बड़ा क्या कि जो पेट के अमराज, मैदे, पेट, जिगर, आंतों की ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये मेरे ख़्याल में हमारे माशरे का एक बड़ा टॉप ऑफ द लिस्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि हर दूसरे हफ्ते, हर दूसरे महीने लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। किसी को सीने की जलन है, तो किसी को मरोड़ हैं, तो किसी को क्या है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम बीमारियों की तरफ जाएँ, मैं थोड़ा सा आपसे चाहूँगा अगर आप इस पर कमेंट करना चाहें कि जो हम लोग फूड खा रहे हैं, बहुत इस पर मुख्तलिफ लोग इस पर एतराज़ करते हैं। mesela अगर हम यूरोपियंस को देखें तो वो कहते हैं यार आप लोग बड़ी स्पाइसी फूड खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं आप लोग बहुत ऑयली फूड खाते हैं, बहुत तेल डालते हैं आप लोग। और फिर हम लोग जो आउटडोर हमारा खाने का सिलसिला है, पीने का सिलसिला है, कहीं हमने कोई चीज़ देखी हमने खा लेना, इसको कैसे आप वो करेंगे डॉक्टर साहब इस पर बात? जनरली स्पीकिंग हमारे जो हम खुराक इस्तेमाल करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ जो उसका कंटेंट है उसमें तो मेरे ख्याल में बैलेंस्ड है, क्योंकि हम सब्जियां भी खाते हैं, अनाज भी खाते हैं जिसमें चावल और गन्ना शामिल है, जौ भी खाते हैं लोग, मकई भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं, पोल्ट्री का इस्तेमाल भी करते हैं, दूध का भी रीजनेबल। तो इन टर्म्स ऑफ कंटेंट तो वो बैलेंस्ड है फॉर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन उसमें जो आपने खुद ही मेंशन कर दिया है कि हम ये बात सच है कि इसमें हम ऑयल और मसालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, सही है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों का जो स्टमक अपसेट होता है, मैदे की तकलीफ़ होती हैं, वो उसी वजह से होती है। अच्छा, सही तो अगर हम इसको देख लें और जितना कम कर सकते हैं तो उससे डायरेक्टली एक तो ये है कि अगर कोई स्पाइसी फूड खाते हैं तो उसका डायरेक्टली उसी वक्त और विदिन मतलब कुछ घंटों में ही उनको मैदे की तकलीफ़ शुरू हो जाती है, तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दूसरी बात यह कि थोड़ा सा शायद हमारे एक तो कुछ हमारे वेदर की वजह से, जैसे आजकल बारिशों का मौसम है या गर्मियों का सीज़न है, थोड़ा सफाई का फुकदान जिसमें जो मैदे के मसले हो सकते हैं, उससे अगर हम ऐसी खुराक खा लें जिसकी प्रॉपर्ली कुक ना हो या उसमें इन्फेक्शन का ख़तरा हो, तो उसका अगर हम थोड़ा ख्याल रख लें तो मेरे ख्याल में मैदे की काफ़ी सारे लोगों के मसले कम हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, दो बड़े इंटरेस्टिंग से मिथ हैं जो मैं चाहूँगा कि वो भी आपसे हम जो हैं आप तशरीफ़ लाएँ, आप आपसे पूछ लें। एक तो ये कि कहते हैं कि जी मिर्चें खाने से हम कहते हैं कि इस इलाके, इस रीजन में क्योंकि मिर्चें खाई जाती हैं तो मिर्चें खाने से इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें कोई हकीकत है डॉक्टर साहब? साइंटिफिकली तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में चूँकि बहुत
ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जनरेशन से नस्ल दर नस्ल हम ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ करने के आदी हैं और हमारा मोस्ट जो जायका आता है फूड में वो स्पाइसेस डिपेंडेंट है। ठीक है। तो उस वजह से हमें पसंद आती हैं बहुत सारे लोगों को, तो उस वजह से ऐसी चीज़ें रिच बस गई हैं कि अगर हम सादा खुराक खाएंगे तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं है, मतलब दुनिया में काफ़ी ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे लोग मिर्चें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे बहुत कम या ना होने के बराबर इस्तेमाल करते हैं, और ऐसी कोई साइंसी तवज्जो नहीं है कि उन लोगों का इम्यून सिस्टम कम होता है, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आते हैं थोड़ा सा हम लोग अपनी जो हमारी बीमारियां हैं, मैदे जिगर की बीमारियां, उनको शुरू करते हैं, जिसमें एक बड़ी बड़ी सिंपल बीमारी जिसमें हम लोग अक्सर लोग उसका शिकार होते हैं और मुख्तलिफ दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, सीने की जलन। डॉक्टर साहब हमारे पास कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हम सीने की जलन के बारे में बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा क्या पूछना चाहेंगी? सुमेरा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब? मेरे डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मेरा तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं, मेरे पेट दर्द रहता है और मैंने किए थी बवासीर की एक ऑपरेशन, तो उसके साथ उनकी 1 साल बाद मेरे साथ ये पेट का दर्द जो है ये स्टार्ट है। ठीक है। और मैंने बहुत इलाज किए हैं, शिफा से, मारूफ से, डॉक्टर नासिर कोकर से, और इसी तरह जहाँ जहाँ कोई बताते हैं तो मैं जाती हूँ, लेकिन सब यही कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। और अभी लास्ट में तकरीबन 1 साल पहले मैंने किए थे, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड में मुझे यूरिन की, मेरे ख्याल में वो टेस्ट से उन्होंने ये कहा है कि आपके बड़ी आंत में जो है ना जख्म है। अच्छा। तो उन्होंने एंटीबायोटिक मुझे दिया है, तो उनके साथ मैं थोड़ा सा ठीक तो हो गई हूँ, लेकिन जब फिर छोड़ती हूँ मेडिसिन तो मुझे दोबारा वही होती है। मतलब अभी मैं कहूँ या मैं अगर गाना ना कहूँ मेरे पेट ठीक रहता है, अगर मैं कुछ कहूँ तो मेरा दर्द मुसलसल, मैं बाथरूम आ रही हूँ जा रही हूँ, आ रही हूँ जा रही हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं है। मुझे फील होता है कि मैंने मतलब वॉशरूम जाना है। तो 10 साल 8 साल हो गए, मैं इस चीज से बहुत तंग हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। मैंने सिटी स्कीम भी की थी सऊदी अरब में, उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है, और यहाँ जो जो टेस्ट करती हूँ वो कहते कुछ भी नहीं है। लेकिन 1 साल पहले मुझे एक डॉक्टर ने कहा कि आपकी जो है ना बड़ी आंत में जख्म है, इन्फेक्शन है। तो एंटीबायोटिक मैंने एक बार ले लिया, दोबारा गई थी 2 महीने बाद और 5 महीने बाद, उन्होंने कहा कि अब फिर दोबारा हो गई है। उसके दरमियान ठीक हो गई थी, जब दर्द फिर शुरू हो गई, मैं गई हूँ तो उन्होंने कहा कि दोबारा जख्म है, तो फिर मैंने एंटीबायोटिक ले लिया, फिर मैं ठीक हो गई थी। और अभी मेरे एंटीबायोटिक फिर खत्म हो गई है, तो 1 माह गुजर गई है, अब मुझे फिर वही हाल है। तो प्लीज इसके बारे में मुझे बताएं। न मैं गोश्त खा सकती हूँ, न मैं मतलब दाल खा सकती हूँ, न मैं कुछ सख्त चीज खा सकती हूँ, और मुझे कब्ज बहुत ज्यादा होती है, मतलब इस चीज से भी मैं तंग हूँ, और जो भी कब्ज की मेडिसिन यूज करती हूँ तो उसके साथ मेरे पेट में भी दर्द रहता है। तो प्लीज थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपने सवाल अपना पूछ लिया, डॉक्टर साहब ने सुन लिया, डॉक्टर साहब इस पर कमेंट करेंगे, ज़रूर सुनिएगा, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह आपकी मसला हल हो जाएगा। डॉक्टर साहब प्लीज़ आप कमेंट करना चाहेंगे इस पर? मतलब इन्होंने काफ़ी तफसील से अपनी तकलीफ़ बताई है, मैं जनरल बात कर सकता हूँ। जी जी। वो ये है कि कुछ लोगों को क्रॉनिक जिसको हम बोलते हैं, मतलब वो महीनों तक या सालों तक उनके इस तरह के पेट के मसले चल रहे होते हैं, वो ठीक नहीं होते, बीच में कभी थोड़ा बेहतर हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाता है मसला। ठीक है। किसी खुराक से भी हो सकता है, या ट्रैवल से भी हो सकता है, किसी नई दवाई से भी हो सकता है। सही है। उसमें एक कॉमन जो कंडीशन है उसको हम IBS बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उसमें काफ़ी सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, ज़्यादातर उसमें यही होता है कि पेट में दर्द, मरोड़, डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग, जिसको आम अल्फाज में गैस बोलते हैं, उसमें लूज स्टूल्स या मोशन भी हो सकते हैं, और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती हैं, दोनों सूरतें हो सकती हैं, और कभी ये अल्टरनेट भी करती हैं। मतलब एक ही मरीज़ होता है, उसमें कुछ दिनों तक या हफ्तों तक कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर बाद में डायरिया होता है, फिर बाद में दोबारा कॉन्स्टिपेशन। ठीक हो गया। उस IBS का कोई एक टेस्ट नहीं है, वो ऐसे नहीं है कि हम एक आ जाएं और उसी वक्त उसको स्ट्रेट अवे डायग्नोज कर लें। उसका जाहिर है हमने उसका डायग्नोसिस ऐसे है कि हम दूसरी बीमारियां एक्सक्लूड कर लें, मतलब सारे टेस्ट कर लें, और अगर कोई बीमारी नहीं निकलती तो फिर उस मरीज़ को हम बता देते हैं कि आपको ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। अब जाहिर है टेस्ट तो मरीज़ के सिम्टम्स पे डिपेंडेंट है। कुछ मरीज़ों में हम बड़े टेस्ट करते हैं, जैसे उन्होंने CT स्कैन का मेंशन किया जिसमें रेडिएशन इन्वॉल्व होती हैं, वो कुछ ही मरीज़ों में हम करते हैं। ज़्यादातर मरीज़ों में
हम डिपेंडिंग ऑन देयर सिम्टम्स कि उनका क्या मसला है मैदे की एंडोस्कोपी या बड़ी आंत की एंडोस्कोपी भी तजवीज़ करते हैं और ब्लड टेस्ट तो अक्सर मरीज़ों के हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन जो है इसमें बेसिकली आपकी आंतें और मैदा सेंसिटिव होती हैं, तो उसमें अगर थोड़ी सी भी गैस हो या तेज़ाबियत थोड़ी सी भी मैदे में है वो आपको फील ज़्यादा होती है। ठीक है। और दूसरा ये होता है कि जल्दी अपसेट हो जाता है इनका मैदा या आंतें। तो जैसे अगर थोड़ी सी भी डिफरेंट चीज़ खा ली, स्पाइसी चीज़ खा ली या हल्की सी भी इन्फेक्शन हो गई तो पेट ख़राब हो जाएगा, फिर जल्दी ठीक नहीं होगा। डॉक्टर साहब मज़ीद बात करेंगे इसी क्वेश्चन पे। एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, उसके बाद इकट्ठे जो है दोनों का जवाब आपसे लेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो जी फरमाइएगा। जी मैं सलोमीन मलिक बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? ये डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे मैदे का बहुत प्रॉब्लम है। कोई भी दूध से बनी हुई चीज़ मैं खा लूँ या दूध पी लूँ जी, या फिर हरे पत्तों वाली सब्जी कोई भी खा लूँ जी, पालक हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, सही, तो उसकी वजह से एकदम मैदा जो है ना वो अपसेट हो जाता है और सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसकी वजह से मेरे। अच्छा, तो 2-2 दिन तक जो है ना वो सर में दर्द रहता है मेरे। तो इसकी क्या वजह हो सकती है या इसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, ये काइंडली डॉक्टर साहब। ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की अपना सवाल पूछा है, डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब आप कंप्लीट कर लें पहला जो क्वेश्चन। अच्छा, वही बस IBS का फिर जब एक दफ़ा हम IBS डायग्नोज कर लेते हैं फिर उसकी ट्रीटमेंट जो है वो सिम्टोमेटिक जिसको हम बोलते हैं। तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन वाली या दवाइयाँ या बेहतर ये है कि लाइफस्टाइल एडवाइस, मतलब वो अपनी ख़ुराक में या रहन सहन में ऐसी तब्दीलियाँ ले आएँ जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो। मसलन कि अगर कोई बहुत ज़्यादा उसका काम ऐसे है कि वो सारा दिन बैठा रहता है, लेटा रहता है, तो उनको चाहिए कि वो थोड़ा एक्टिविटी अपनी बढ़ा लें, मतलब एक्सरसाइज कर लें, वॉक कर लें, पानी ज़्यादा पिएँ, अपनी ख़ुराक में फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, मतलब फ्रूट, सब्ज़ी, पानी, ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। और रिफाइंड डाइट जैसे सफ़ेद आटा, मैदा, आलू, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम कर लें, तो इससे भी बहुत हद तक उनकी कॉन्स्टिपेशन बेहतर हो जाएगी। अगर इन चीज़ों से नहीं होती बेहतर तो जो आम अल्फाज में जिसको हम छिलका बोलते हैं इसबगोल का, उसका इस्तेमाल भी वो बहुत ही हार्मलेस वो है चीज़ है जो कि आम तौर पे अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। उससे भी बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन बेहतर हो जाएगा, उनको किसी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बावजूद भी अगर किसी का मसला बरकरार रहता है तो उसको हम फिर लैक्सेटिव्स, वो दवाइयाँ होती हैं वो डॉक्टर की तजवीज़ के बगैर नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली लॉन्ग टर्म। तो वो किसी माहिर से मिल के वो प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं और वो उनको ज़्यादा बेहतर मशवरा दे सकते हैं कितने अरसे तक इस्तेमाल करनी है। जिन लोगों को फिर डायरिया होता है उनको भी ज़रूर, क्योंकि डायरिया ऐसे है कि डायरिया जैसे आंतों की सोजिश या उससे और भी ज़्यादा ज़ख़म जैसे उन्होंने कहा है या कोई और बीमारी का भी सिम्टम हो सकता है। अगर किसी को क्रॉनिक डायरिया मतलब महीनों उनको इस हाल चल रहे हैं तो उनको ज़रूर किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को चेक कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका वक्त पे अगर तशख़ीस हो जाए तो उनका इलाज अच्छी तरह से हो सकता है। और अगर उनका भी टेस्ट पे, मुआयने पे कोई बीमारी नहीं आती है, IBS डायग्नोज हो जाती है, तो फिर उसके लिए भी मुख्तलिफ़ दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिससे उनकी जो बार बार टॉयलेट की ज़रूरत पड़ती है उसको कम किया जा सकता है। बिल्कुल सही, ठीक। दूसरे जो कॉलर ने बताया है दूध के बारे में, वो लैक्टोज इंटॉलरेंस एक वेल नोन एक कंडीशन है जिसमें हमारे जिस्म में दूध से बनी हुई अज्जा को डाइजेस्ट करने की सलाहियत कम होती है। अच्छा, ठीक वो है। हमारे लोगों में काफ़ी कॉमन है। उसका कोई दवाई से इलाज तो मुमकिन नहीं है, बस इन लोगों के लिए मशवरा ये है कि वो एकदम से एक साथ बहुत ज़्यादा दूध का इस्तेमाल ना करें। अब ऐसे भी नहीं है कि दूध बिल्कुल बंद हो, तो थोड़ा बहुत जैसे चाय में होता है, कॉफ़ी में होता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा जैसे ग्लास या बहुत ज़्यादा 500 ml इस तरह का कोई दूध भरा ग्लास या लस्सी पिएंगे या मिल्क शेक पिएंगे तो फिर उनके मसले बढ़ सकते हैं। ठीक है, सही। डॉक्टर साहब एक और कॉलर कॉल ले लेते हैं, उसको बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, जी फरमाइएगा। सर मैं मियाँ चन्नू से बात कर रही हूँ, असमा शबीर। जी क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे मैदे में ना मसला है, दुनिया में काफ़ी खाई है लेकिन मेरी ना कोई मसला हल नहीं हो रहा। जब भी ऐसे कि पेट में दर्द होती है, जब मैदे में दर्द होती है तो डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। कभी मुझे कुछ होने लगा, मैं दवाई खा भी रही हूँ लेकिन मुझे कोई फाका नहीं हो रहा। अच्छा, आप जरा बताएंगी कि क्या मसला क्या होता है, पेन होता है आपको, किस तरह क्या? मेरे ना चस्ट के दरमियान में पेन होता है। ठीक।
और मैंने सिटी स्कैन भी करवाया, रिपोर्टें भी करवाई, उन्होंने कोई भी नहीं कहा कि आपकी कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैदे का मसला है। वो दवाइयाँ खा रही हूँ लेकिन कोई फ़र्क नहीं आ रहा। अच्छा, आप एज बता दें और अपना वेट भी बता दें। मेरा वेट है 50। ठीक। और पहले 65 था, 50 हो गया। अच्छा। उसके बाद अभी मेरी उम्र है 42 साल। सही, ठीक। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? मैं डॉक्टर साहब से यही पूछना चाह रही हूँ कि मैं दवाई खा रही हूँ, मुझे कुछ अर्सा रिलैक्स हो जाती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मेरी तबीयत खराब हो जाती है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है मेरे साथ। दवाइयाँ कौन सी खा रही हैं आप? मैं दवाइयाँ, एक रोलिंग कैप्सूल है जी, मैथिकवाल है, कैल्सी है, ठीक, और एक बुखार की टैबलेट उन्होंने दी हुई है। सही। कुछ पूछना चाहेंगे जी? नहीं, बस आई थिंक इनका भी डॉक्टर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने आपका सवाल सुनिए। डॉक्टर साहब इस पर बात करें, सुनिएगा जी प्लीज़। इनका भी मसला जैसे पहले कॉलर ने बताया कि लंबे अरसे से पेट में तकलीफ, दर्द, डिस्टेंशन उन्होंने बताया, जो कि मैं बता रहा था ब्लोटिंग जिसको बोलते हैं, जिसको आम अल्फाज में गैस बोलते हैं। तो इनके भी सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं कि IBS वाले सिम्टम्स हैं, ऑल्दो कि जैसे मैंने आपको भी बताया तो अभी ऐसे कहना मुश्किल है कि इनको कोई और बीमारी नहीं है, लेकिन तो IBS बहुत कॉमन है। इनको किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को चेक करवाएं लोकल, और वो रेलेवेंट जो भी टेस्ट हैं वो कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी कोई लंबे चौड़े टेस्ट नहीं होते, अगर कोई ऐसी अलामात नहीं है जिसके लिए बड़े टेस्टों की ज़रूरत हो, तो ये सिंपल ब्लड टेस्ट और पे पता चल जाता है, और फिर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। तो जैसे अगर किसी को गैस है तो उसके लिए भी कोई दवाइयाँ हैं, और अगर डायरिया और कॉन्स्टिपेशन के बारे में अभी मैंने बताया आपको, उसी तरह से उनको ट्रीट किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने बताया कि जनाब मुझे 5-6 साल से जो है मैदे का प्रॉब्लम रहता था। अब आई डोंट नो वो IBS था या जो भी, वो यही कभी वो कहते थे लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन। तो उन्होंने कहा कि जी फाइनली मैं तमाम जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से चेक करवाने के बाद मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप एक साइकेट्रिस्ट को चेक करवाएं। तो उन्होंने कहा मैं साइकेट्रिस्ट को चेक करवाया और उन्होंने मुझे कोई दवाई दी, और उसके बाद से मेरा मैदे का मसला हल हो गया। तो इज़ इट पॉसिबल? जी बिल्कुल, ये हमारी आखिरी कॉलर ने भी कहा है कि अच्छा, उनको भी डिप्रेशन के मसले हैं। ये IBS और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये आपस में रिलेटेड हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे आंतों में भी नर्वस सिस्टम का एक बहुत बड़ा निज़ाम है। ठीक है। तो कुछ लोगों का ऐसे होता है कि उनके जो मूड चेंजेस या एंजाइटी, या अगर उनको इस तरह के साइकोलॉजिकल कोई मसले हैं, वो आंतों की तकालीफ की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। मसलन अगर वो डिप्रेस्ड हैं या एंजाइटी है तो उनको पेट का दर्द होगा, या डायरिया हो सकता है, या ब्लोटिंग हो सकती है। तो इसके लिए इवन हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी बहुत लो डोजेज में ये इसी तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई और दवाई काम ना करे, सुकून की दवाई थोड़ी सी रिलैक्स करने के लिए। लेकिन वो जाहिर है, वो जब हम मरीज़ को असेस करते हैं तो साथ ही इनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट थोड़ी सी इनिशियल कर लेते हैं। और अगर किसी मरीज़ को साइकोलॉजिकल मसले बहुत ज़्यादा है, मतलब उनकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा है या डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो उनको फिर साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। और उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह हो सकता है कि वही उसकी ट्रीटमेंट हो और उसी से वो बेहतर हो। डॉक्टर साहब और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मुझे हुआ था काला यरकान, तो मेरे हाथों बहुत जलते हैं, हाथ पैर बहुत जलते हैं आपके? अच्छा ठीक है। पूरे जिस्म में बहुत ज्यादा जलन है। तो वो टीवी पर प्रोग्राम देखा तो कॉल लगाई, इसके बारे में कुछ बताइएगा। ठीक, तो आपने ट्रीटमेंट अपना प्रॉपर करवाया था? जी, मैंने वो सरकारी हॉस्पिटल खुला था तो 6 माह का कोर्स भी किया, तो उससे हाथों पहले भी बहुत जलती थी, आप भी वैसा ही है। अच्छा, पूरे जिसमें ऐसे जैसे धूप में बैठा हो बंदा है, ठीक गर्म रहती है हर टाइम। ठीक, सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे और इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने वक्फा लेना है प्रोग्राम में, उसके बाद इस क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद नसीर की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं डॉक्टर साहब। और हमारी बात चल रही है एक बहुत ही अहम मौजू, जैसे कि आप लोग को प्रोग्राम के शुरू में भी हमने बताया, मैदे जिगर की बीमारियां, आंतों की बीमारियों की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत कॉमन है हमारे माशरे में, जिसमें बहुत सी रीज़न्स हैं। शायद हमारी जो फूड रूटीन है,
फूड प्लान जिस तरह हम लोग खाते हैं, बाहर की चीज़ें शायद खाते हैं, उस वजह से है, या मसलन जैसे डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि IBS एक बीमारी है, एक कंडीशन है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग कोई भी सवाल है कॉल करें, अपना सवाल पूछें। यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम से ज़िंदगी में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। 0512321200 हमारे स्टूडियो का नंबर है, कॉल करें, अपना सवाल पूछें। डॉक्टर मोहम्मद नसीर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है मैदे की बीमारियाँ, मैदे की जो मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, आंतों के प्रॉब्लम्स हैं, हमारे खाने पीने के प्रॉब्लम्स हैं, उस पर डॉक्टर साहब बात करें। और ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर का क्वेश्चन आया था, डॉक्टर साहब से उसके बारे में कमेंट करवाते हैं। जी डॉक्टर साहब प्लीज़। जी, तो जो हमारी आखिरी कॉलर थी ब्रेक से पहले, उन्होंने जैसे उन्होंने सवाल पूछे, उन्होंने काले अरकान का जिक्र किया, उन्होंने पहले 6 महीने का इलाज किया था। तो उसकी 2 किस्में होती हैं, लेकिन उनके सवाल को देखते हुए ऐसे लगता है कि उनको हेपेटाइटिस C रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस B और C जो काले अरकान है, वो उनको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर उनका प्रॉपर इलाज ना हो, वो ट्रीट ना हो, तो बाद में वो बड़े जिगर के मसाइल का कॉज बन सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो उनको मेरा मशवरा ये होगा कि वो अपने ज़रूर ये मेक श्योर कर लें, तसल्ली कर लें कि उनके रीसेंट ब्लड टेस्ट हुए हों और उसमें जरासीम का PCR टेस्ट हुआ हो कि वो अभी है या नहीं है। ठीक है। दूसरे अप टू डेट ब्लड टेस्ट में खून के टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है कि उनकी जिगर की कंडीशन को देखा जाए कि वो जो उनको पहले बीमारी रही है वो कमज़ोर तो नहीं हुआ उसकी वजह से। ठीक है। क्योंकि कुछ मरीज़ों का जरासीम ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर वो जिगर उनका पहले जो उनको बीमारी गुजरी होती है अगर उसकी वजह से कमज़ोर हो, फिर उनको, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में फॉलो अप बोलते हैं, मतलब उनके साल में 2 दफ़ा रेगुलर चेकअप और ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। अच्छा। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी बात है। दूसरी बात जो वो कह रही थी कि उनको पैरों में और हाथों में जलन होती है, उसकी काफ़ी सारी वजह हो सकती हैं, जैसे शुगर भी हो सकता है, खून की कमी भी हो सकती है, विटामिन की कमी भी हो सकती है। उसका ज़रूरी नहीं है कि वो काले अरकान की वजह से हों। ठीक है। तो उसके लिए मेरा मशवरा ये है कि वो अपने लोकल डॉक्टर को चेक कराएं, वो रेलेवेंट जो उनके लिए टेस्ट ज़रूरी होंगे वो कर लेंगे और उसके मुताबिक इलाज तजवीज़ कर लेंगे। ठीक है। तो उसका ज़रूरी नहीं है कि वो काले अरकान की वजह से उनको वो अलामात हों। बिल्कुल सही, ठीक हो गया डॉक्टर साहब। ये एक जो आपने दरमियान में दूध का बताया कि जो दूध नहीं हज़म कर पा सकते, ये भी बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ है और लोग बड़ा परेशान रहते हैं। कोई डॉक्टर साहब कोई ट्रीटमेंट, कोई दवाई, कोई ऐसी थेरेपी नहीं आई इसके लिए? नहीं, उसमें एक एंजाइम होता है हमारी आंतों में, जो कि ये दूध में एक प्रोटीन होता है, लैक्टोज, उसको डाइजेस्ट करता है। अच्छा। लेकिन कुछ लोगों में पैदाइशी तौर पे और कुछ लोगों में बाद में वक्त गुजरने के साथ उसकी कमी वाक़या हो जाती है। अच्छा, और कुछ लोगों में ये कमी वक्ती होती है। मसलन अगर किसी का पेट में इन्फेक्शन हो जाए तो उनको भी ये कमी वक्ती तौर पे हो जाती है, जो कि कुछ दिनों तक या हफ्तों तक रहती है और फिर बाद में उनका ये मसला ठीक हो जाता है। ठीक है, सही है। तो ये कोई ऐसे बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इनको सिर्फ एहतियात की थोड़ी ज़रूरत होती है और ऐसे भी नहीं है कि इनको बिल्कुल दूध को हाथ भी नहीं लगा सकते। ठीक है। तो थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा मिकदार में एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो फिर उनको मसले होंगे। इनको यही एडवाइस है कि जब इनके मसले ज़्यादा हों तो बिल्कुल कम कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ हफ्तों में थोड़ा थोड़ा करके देख लें और उनको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजुअली विद टाइम ये बेहतर हो जाता है। अगर किसी का बिल्कुल ठीक नहीं होता तो काफ़ी बेहतर हो जाता है। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब आ जाते हैं हमारी जो एक बड़ी कॉमन बीमारी है एसिड रिफ्लक्स की, सीने की जलन, खट्टे डिकार आना, क्या डॉक्टर साहब वजूहात हैं, कैसे इसको हम कंट्रोल करें? इसकी मेन जो वजह होती है वो तो यही होती है कि स्टमक में नॉर्मली हर
बंदे का एसिड बन रहा होता है, जो कि एसेंशियल होता है फूड के डाइजेशन में। और उसकी एक कुदरती तौर पे एक वैल्यू ये भी है कि वो जैसे ही हम कोई चीज़ खाते हैं, अगर किसी के स्टमक में एसिड बहुत ही कम है या नहीं है तो उनको इन्फेक्शंस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारे मुदाफ़ती निज़ाम का एक हिस्सा है। तो एसिड बनना जो है वो एक नॉर्मल बात है, लेकिन कुछ लोगों का एसिड ज़्यादा बनता है। सही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिसकी वजह से फिर ज़्यादा एसिड बनने लगता है। अच्छा। उसमें कुछ तो हमारी खुराक है जिस पे हमारी बात हो गई है। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाएंगे, ऑयली चीज़ें खाएंगे, उसकी वजह से भी बढ़ेगा। सही है। और अगर उसके साथ में हम ये सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो गैसेस होती हैं उससे भी फिर इनडायरेक्टली एसिड ज़्यादा बनता है। अच्छा। और एसिड ज़्यादा बनेगा या हम ओवर ईटिंग करेंगे, ठीक है, एक साथ बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे जो कि ऑयली भी होगा, स्पाइसी भी होगा, तो वो इन इटसेल्फ फिर प्रमोट करता है कि वो तेज़ाबियत और जो फूड हमने खाया होता है वो ऊपर हमारे खुराक की नाली में आए और वहाँ पे सोजिश कर दें। इसके अलावा और भी हैं, जैसे स्मोकिंग जो बहुत सारे लोग करते हैं, उससे भी ये तेज़ाबियत और ये हार्ट बर्न का मसला ज़्यादा होता है। तो वही जो मैं पहले बता रहा था कि इसमें से बहुत सारे लोगों का तो ये है कि अगर वो लाइफस्टाइल चेंज कर लें, स्पाइसी चीज़ें कम खाएं, बहुत ज़्यादा एक साथ खाना ना खाएं, वक्त पे खाना खाएं, खाने के बाद फ़ौरन लेटे ना। मतलब रात का खाना हमारे अक्सर लोगों में है कि बहुत देर से खाते हैं और फिर शायद खाते ही लेट जाते हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें ऊपर आएंगी, हार्ट बर्न होगा और मसले होंगे। तो खाने के बाद थोड़ी सी वॉक, बिल्कुल स्ट्रेट अवे बिस्तर पे ना जाएं, अर्ली खाना खा लें, थोड़ा कम खा लें। तो इस छोटी छोटी बातों से अगर ये हम करेंगे तो ये मसला खुद ही हल हो जाएगा और दवाई की ज़रूरत भी नहीं होगी। अगर किसी को बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे रोज़ाना हो रहा है या हफ्ते में 4-5 दफ़ा हो रहा है, मुंह में कड़वा पानी आ रहा है, उनको फिर शायद दवाई लेने की ज़रूरत होती है और वो कॉमनली अवेलेबल दवाइयाँ हैं। लेकिन बेहतर ये है कि वो ख़ुद से इस्तेमाल ना करें, किसी डॉक्टर को दिखा के ले लें तो ज़्यादा बेहतर। थैंक यू डॉक्टर साहब। कॉलर लेते हैं प्रोग्राम में। खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से आप? जी मुझे पूछना था कि वो मेरे दादी का मसला है ना मैदे का। जी तो इस वाले से मुझे अलग करना। जी बताइएगा मसला अपना, थोड़ा सा बयान कीजिएगा। जी इसको मैंने शुगर टेस्ट करवाया था तो वो उसको शुगर भी है ना और मैदे का मसला है इसको। ठीक है, आप टीवी की आवाज़ बंद कर दें और फिर अपना सवाल पूछें, अपनी कंडीशन बताएं कि मैदे का जो मसला है वो क्या है, पेट में दर्द होता है आपको, लूज मोशन है, कॉन्स्टिपेशन है, इस तरह करके ज़रा बताइएगा जल्दी से। ये हम लोग जितना भी इसको दवाई खिला रहे हैं ना तो वो असर नहीं हो रहा और उसके पाँव बहुत जलते हैं। अच्छा, पेशेंट कोई और है, आप किसी और के बारे में? बहरहाल आपका क्वेश्चन हमें कम्प्लीटली नहीं समझ आया। एक तो आपने टीवी की आवाज़ ऑन की हुई है, काइंडली जब आप लोग कॉल करते हैं तो टीवी की आवाज़ ज़रूर बंद कर दिया करें। थैंक यू, आपने कॉल किया। डॉक्टर साहब आप कमेंट करना चाहेंगे? बस जैसे आपने कहा है, थोड़ा इट वाज डिफिकल्ट टू मेक आउट कि उनको क्या तकलीफ है। और कोई मैदे का कोई कनेक्शन? हाँ, शुगर बहुत कॉमन है। अच्छा। और जिन लोगों को बहुत सालों से शुगर हो, मसलन 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 15 साल 20 साल, अच्छा, उनका मैदा आम अल्फाज में आप कह लें कि स्लो हो सकता है। अच्छा। तो नॉर्मली जो हम खाना खाते हैं वो 2 से 4 घंटे के अंदर मैदे से निकल जाते हैं, बिल्कुल खाली हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनको काफ़ी अरसे से शुगर है, उनकी जो मैदे से खुराक निकलने का टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है। मतलब वो उनका मैदा इतनी जल्दी खाली नहीं हो सकता होता, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी आंतों में और मैदे में बहुत सारे नर्व्स होते हैं। तो जिन लोगों को बहुत अरसे तक शुगर हो वो नर्व्स थोड़ी स्लो हो जाती हैं। तो ज़ाहिर है उन लोगों को अगर मैदे में वो खाना खाते हैं तो वो पेट से मैदे से निकलता नहीं है, तो वो बोझलपन और मैदा बरा बरा रहना, मतली आना, इस तरह की शिकायतें उन मरीज़ों को हो सकती हैं। उसका फ़ौरन या इमीडिएट इलाज तो ये कि शुगर का बेहतर कंट्रोल किया जाए और फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ हम उनको दे सकते हैं जिससे ये तकलीफ कम हो सकती है। डॉक्टर साहब कॉल लेते हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी कौन बात कर रही हैं? अस्सलाम जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? आप कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल की कोशिश कीजिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब आपने जो है उस पर भी बात कर ली। डॉक्टर साहब इसके बाद हमारा एक और जो बहुत ज़्यादा कॉमन मसला है वो हमारे नॉर्मली जो लूज़ मोशन आना, डायरिया हो जाना, लूज़ मोशन हो जाना, ये इसकी क्या कॉमन वजूहात आप देखते हैं और फिर कैसे इसको हम जो है जनरल हमको किसी स्पेसिफिक बीमारी की अगर बात ना करें तो? जी तो इसकी सबसे कॉमन वजह तो इन्फेक्शन है। अच्छा। कि कोई एक बंदा है वो बिल्कुल ठीक ठाक है और अचानक से उसका पेट ख़राब हो जाता है, कोई बाहर से खाना खा लेता है या घर से भी, और या पानी पी लेता है, वो खुराक में किसी तरीके से
जरासीम आ जाते हैं जिससे उनका पेट ख़राब हो जाता है। और ज़्यादातर केसेस में तो वो खुद ही, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए एंटीबायोटिक ली जाए, लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा मोशंस हो, जैसे वो 10 दफ़ा 24 घंटे में जा रहे हैं, बिल्कुल पानी आ रहा है, उल्टी हो रही है, पेट में दर्द है, बुखार है, नकाहत बहुत ज़्यादा है, चल फिर नहीं सकते, तो फिर उनको ज़रूर डॉक्टर को चेक कराना चाहिए या अस्पताल जाना चाहिए ताकि उनको दूसरे उसके साथ रिलेटेड मसले ना हो। लेकिन जो हल्का पुल्का पेट ख़राब होना है, जैसे किसी को 3-4 दफ़ा लूज़ मोशन आ गए लेकिन वो उनकी अदरवाइज़ सेहत तबीयत ठीक है, खा पी रहे हैं, बुखार नहीं है, चल फिर रहे हैं, वो अगर थोड़ा टाइम दे दें तो 1-2 दिन में, जो मैं यंग और हेल्दी, जो अदरवाइज़ हेल्दी लोग हैं उनकी बात करूँ, उनका बगैर किसी एंटीबायोटिक के, किसी टेस्ट के वो मसला ठीक हो जाता है, रिकवरी होनी शुरू हो जाती है और बॉडी खुद ही रिकवर कर लेती है उस इन्फेक्शन से। तो ज़्यादातर लोग तो इसी तरह होते हैं, लेकिन जो शदीद बीमार हैं उनको पानी की कमी हो सकती है, मज़ीद पेचीदगियाँ हो सकती हैं, तो उनको फिर अर्ली ऑन मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है। दूसरी किस्म के जो मरीज़ हैं जिनको डायरिया लंबे अरसे तक चलता रहता है, मतलब हफ्तों तक या महीनों तक, अच्छा, उनको ये है कि आंतों की या मैदे की या पेट की बीमारियां हो सकती है और उनको फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को चेक कराना चाहिए, ताकि बहुत सारी बीमारियां हैं, उसमें कुछ बीमारियां जैसे हमने बात कर ली, IBS भी हो सकता है, गंदम से एलर्जी भी हो सकती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो सकती है, तो वो शायद उनको पता ना हो, वो दूध पी रहे हैं और उनका पेट उससे ख़राब हो रहा है। और कुछ लोगों को आंतों की सोजिश की बीमारियाँ हैं जिसको हम आम अल्फाज में लोग ज़ख़म भी बोलते हैं। ठीक है। उसके लिए फिर ज़ाहिर है स्पेसिफ़िक टेस्ट करने पड़ते हैं, डायग्नोसिस करनी पड़ती है, उनका इलाज भी उसके बाद ही मुमकिन है कि हम मतलब वो टेस्ट कर लें, बीमारी डायग्नोस कर लें और उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट कर लें तो उससे बेहतर होंगी। अगर मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, मसलन 50 साल से ऊपर के लोग हैं, अगर उनको पहले से उनकी सेहत ठीक है और फिर उनको डायरिया शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता और रहता है महीने 2 महीने, साथ में अगर खून भी आ रहा है और वज़न कम हो रहा है, उनको ज़रूर किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को चेक कराना चाहिए, क्योंकि उनके टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि आंतों में कोई बड़ी बीमारी ना हो, क्योंकि अगर उसकी वक्त पे तशख़ीस हो जाए तो उसमें काफ़ी उनको फ़ायदा हो सकता है, और खुदा ना करे अगर वो कोई ऐसी बीमारी हो कि वक्त पे तशख़ीस ना हो, बाद में इतनी बढ़ जाए कि वो बड़ा मसला ना बन जाए। सही। डॉक्टर साहब, कभी कभार कुछ दवाइयों से भी कहते हैं कि जी कोई एंटीबायोटिक आपने ली थी, इस वजह से आपको लूज़ मोशन है, तो ये होता है इस वजह से? जी बिल्कुल होता है। एंटीबायोटिक्स जो कॉमनली मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, चेस्ट के मसले, गले के मसले के लिए, उससे पेट ख़राब हो सकता है, और उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है कि कोई पेट के लिए फिर अलग से एंटीबायोटिक दी जाए। हाँ, तो एंटीबायोटिक वैसे भी उसका इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए, और मरीज़ों को ख़ुद से एंटीबायोटिक्स नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि उससे रेजिस्टेंस बढ़ती है, फिर बाद में अगर उनको वही इन्फेक्शन होगी तो वो एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी। लेकिन एंटीबायोटिक से जो रिलेटेड डायरिया होता है, वो जब एंटीबायोटिक बंद कर देते हैं उसकी डोज, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक रिलेटेड डायरिया की ख़ास किस्म है जो कि कम लोगों को होती है, वो एक ख़ास जरासीम से होती है जिसको हम क्लॉस्ट्रीडियम बोलते हैं उसके, लेकिन उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसके अपने टेस्ट होते हैं और फिर उसकी अपनी ट्रीटमेंट होती है, और वो उसका डायरिया शदीद होता है और ठीक नहीं होता। ठीक है। डॉक्टर साहब, कॉलर लेते हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करिए? अस्सलाम वालेकुम सर। जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से आप? मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड का सर प्रॉब्लम है। जी 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 पूछिएगा, कोई मसला नहीं। सर मैदे में तेजाबियत उनके इंतहाई है सर, उससे हार्ट बर्न का और हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम सर उनका है। अच्छा, मैदे की तेजाबियत कितने अरसे से है उनको? सर उनको तो तकरीबन, उनका सर पित्ते का ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी करवाई हुई है, उसके बाद से मुसलसल है सर। अच्छा, पित्ते के ऑपरेशन के बाद से उनको मुसलसल ये प्रॉब्लम हो रहा है? जी सर। तो कोई ट्रीटमेंट आप लोगों ने करवाया इस सिलसिले में या नहीं? सर वो छोटी मोटी दवाई ले लेते हैं मैदे की, ठीक, कोई 20 या 40 mg का कोई कैप्सूल वगैरह, सर उससे हो जाता है मसला ठीक उनका, लेकिन मुस्तकिल इलाज कोई नहीं है सर। मुस्तकिल इलाज कोई नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर इस पे बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। जी डॉक्टर साहब, जी ये भी एक कॉमन सिनेरियो है। अच्छा। अक्सर मरीजों को ऐसे होता है कि वो दवाई लेते हैं मैदे की, उनकी मैदे की कंडीशन ठीक हो जाती है, दोबारा फ़ौरन से हो जाता है। तो इनकी सूरत में मशवरा ये होगा कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा दें लोकल। एक जरासीम होता है मैदे में, उसको H. पाइलोरी बोलते हैं, जो कि क्रॉनिक होता है, मतलब वो लंबे अरसे तक मैदे में रहता है,
और उसकी वजह से मैदा तेज़ाब ज़्यादा बनाता है और मैदे में सोजिश हो जाती है। अच्छा। तो उसका टेस्ट होना चाहिए इस तरह के मरीज़ों को जिनको बार बार मैदे की तकलीफ़ हो रही है, और अगर वो टेस्ट पर पॉजिटिव आता है तो फिर उसका इलाज मौजूद है, और वो जब इलाज हो जाता है तो इनकी बहुत सारी तकालीफ बेहतर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। ये पित्ते का इन्होंने ऑपरेशन का उसका कोई लिंक होता है? पित्ते का मैदे से तो डायरेक्ट लिंक नहीं है। कुछ लोगों को पित्ते के ऑपरेशन के बाद लूज टूल्स हो सकते हैं, ब्लोटिंग हो सकती है, लेकिन यह है कि पित्ते की तकलीफ़ भी कॉमन है, पित्ते की पथरियाँ और मैदे की तकलीफ़ भी कॉमन है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि एक मरीज़ को दो तकलीफ़ें होती हैं, मतलब वो पित्ता तो निकल जाता है, वो मसला हल हो जाता है, लेकिन मैदे की अपनी उनकी तकलीफ़ जारी रहती है। तो ऐसे डायरेक्ट तेज़ाबियत का और पित्ते की तकलीफ़ का ताल्लुक नहीं है आपस में। आपसे बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे बहुत से सवाल पूछे और बहुत सी कॉल्स पे भी आप लोगों के सवाल जो हैं वो आए और आपने माशाल्लाह जो है कमेंट किया। मैं सिर्फ नाज़रीन को ये बताते चलूँ कि बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें जब तक जो है फिज़िकली डॉक्टर जो हैं वो चेक ना करें, आपको टेस्ट ना दिए जाएं, तो उनका इलाज, उनका ट्रीटमेंट बताना जो है वो मुनासिब नहीं होता और शायद सही नहीं होता। इसी वजह से डॉक्टर हज़रात जो हमारे स्टूडियो में आते हैं वो जनरली आपको एडवाइस करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम जो है वो रहती है तो आप लोग ज़रूर जो रिलेटेड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उससे रुजू करें ताकि आपका मसले को जो है वो सही तरीके से हल किया जा सके। डॉक्टर साहब कोई टेक अवे मैसेज हमारे नाज़रीन को देना चाहें मैदे की बीमारियों के सिलसिले में, हेल्दी डाइट के सिलसिले में, प्लीज़? बस यही है जो कि ऑलरेडी बात हो चुकी है उस पर। हाँ, तो डाइट में ये है कि स्पाइसी चीज़ें कम लें, ऑयली चीज़ें कम लें, बाहर के खाने कम खाएं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर आपने वंस अ मंथ, वंस इन अ वाइल कभी कभार खा लिया तो वो ठीक है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे ना खाएं। ये सॉफ्ट ड्रिंक्स कम करें, सिगरेट जो लोग पीते हैं उनको कम करने चाहिए। क्वांटिटी एक साथ बहुत ज़्यादा फूड ना लें और थोड़ा कम खाएं, वॉक करें, पानी ज़्यादा पिएं, सब्ज़ी फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इससे बहुत सारे मसले जो मैदे के होते हैं कम से कम 50% मसले बगैर दवाई के हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर मोहम्मद नसीर की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। बात की डॉक्टर साहब ने मैदे जिगर की बीमारियों के सिलसिले में। आई होप आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुआ होगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक और मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देजी और डॉक्टर मोहम्मद नसीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।